अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टर्की के शहर इस्तांबुल में। बड़ी हैरानी की बात है कि मैं इस्तांबुल कैसे पहुँच गया। काफ़ी शरीकों को भी यकीन नहीं आ रहा होगा, बट एनी हाउ मैं बताता हूँ कि मैं कैसे पहुँचा। तो टर्की कैसे पहुँचा, टर्की का वीज़ा कैसे अप्लाई किया, टर्की के लिए टिकट्स कैसे बाई की, टर्की का इंश्योरेंस कैसे करवाई टर्की के लिए, फिर उसके बाद जो है मैं क्वारंटाइन में क्यों आया, क्वारंटाइन में आने के लिए कौन सा होटल बुक किया, कितना खर्चा दिया, पैसे कैसे ट्रांसफ़र किए, thousands questions and I will answer inshallah. Okay, so I will go through step by step and the first thing I would like to discuss is visa, कि मैंने वीज़ा कैसे अप्लाई किया। ठीक है, और मैं इंतहाई इसको बेसिक्स लेके चलूँगा ताकि अगर कोई भाई मेरा पढ़ा लिखा नहीं है या कोई भाई जो है थोड़ा उसको जो है ना स्पून फीडिंग पसंद है, उसको आसानी से बात समझ नहीं आती, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ अपने भाई को कि यार कैसे वीज़ा अप्लाई करोगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप वीज़ा अप्लाई करना। ठीक है, तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द ग्रीन पासपोर्ट, इसकी कोई भी। ठीक है, आप कहीं भी इसको लेके जाएं आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी, मुझे पता है इसका। ठीक है, अब वो क्यों नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलती, वो उसके ज़िम्मेदार कौन है। हमने अपने आप को काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंट किया हुआ है इंटरनेशनल कंट्रीज़ में, इस वजह से हमारे पासपोर्ट को कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इंतहाई अफसोस के साथ, कि आपको जो इमिग्रेशन पे झेलना पड़ता है हमारे भाइयों को इंटरनेशनल कंट्रीज़ में, वो अगर आपके पास अमेरिका का पासपोर्ट होता, या आपके पास लंदन का पासपोर्ट होता, या आपके पास ऑस्ट्रिया या इवन सेकंड टियर कंट्रीज़ भी जो हैं अगर उनका पासपोर्ट भी होता, तो आपको एक अलग प्रोटोकॉल मिलता और आपको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता। आपके आने पे वो खुश होते, हमारे आने पे खुश नहीं होते। ठीक है, तो एनी हाउ टर्की तो हमारा ब्रदर कंट्री है, यहाँ पे बनिस्बत दूसरी कंट्रीज से हमें काफ़ी इज़्ज़त मिलती है। तो अब इशू ये है कि हमारे पासपोर्ट पे यूजुअली अगर आप किसी दूसरी कंट्री से होते, स्पेसिफिकली अगर आप यूरोपियन कंट्री में से कहीं पे पैदा हुए होते, तो आपने जैसे अपना पासपोर्ट उठाना था, ठीक है, टिकट करानी थी, चले जाना था किसी भी बोर्ड में। ठीक है, और वो वहीं पे आपको कहते कि वेलकम सर, ये आपका वीज़ा एंड एंजॉय आवर कंट्री। ठीक है, लेकिन हमारे केस में वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जो कि इंतहाई मुझे तो बहुत ही बुरी चीज़ लगती है कि अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पे भी ट्रैवल करने के लिए हमें हज़ारों धंधे झेलने पड़ते हैं। ठीक है, एनी हाउ बात टॉपिक से इधर उधर जा रही है, मैं टॉपिक पे आने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो है वीज़ा, जैसे कि मैंने आपको। ठीक है, तो वीज़ा कैसे अप्लाई करें, टर्की का वीज़ा कैसे अप्लाई करें, ओह बड़ी मुश्किल चीज़ है, तो मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, टर्की का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट तो मतलब कहीं भी जाना है ना, तो अगर आप अपना जो है ना अफगानिस्तान भी चल रहे हैं ना, तो पासपोर्ट भाई लाजमी है, पासपोर्ट के बगैर कुछ नहीं होना। ठीक है, शनाख्ती कार्ड पे काम नहीं चलता, या ऐसे समझ लें कि इंटरनेशनल कंट्री में आपका शनाख्ती कार्ड आपका पासपोर्ट है। ठीक है, अब मुझे पता है मैं बहुत ही बेसिक चल रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं ये भी बताऊँगा कि पासपोर्ट कैसे लेना है। पासपोर्ट लेने के लिए हर मेजर कंट्री ऑफ पाकिस्तान में, जैसे कि इस्लामाबाद हो गई, कोयटा हो गया, या कराची हो गया, या मतलब मेजर कंट्रीज़ मेजर सिटीज़ जो हैं वहाँ पर आपको मिलते हैं पासपोर्ट ऑफिसेज़। आपने क्या करना है, जस्ट गो थ्रू द गूगल एंड राइट डाउन पासपोर्ट ऑफिस इन इस्लामाबाद, पासपोर्ट ऑफिस इन लाहौर, पासपोर्ट ऑफिस इन कराची, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, आपको वो डायरेक्शन देगा, आपने वहाँ पहुँच जाना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है, अगर आप 18 ईयर्स से छोटे हैं, ठीक है, तो आपको अपनी वालदा या वालिद में से किसी एक को अपने साथ ले जाना होगा, तब आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। ठीक है, एंड अगर आप 18 ईयर्स से ऊपर हैं फिर आप खुद भी चले जाएं, अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब करना क्या है कि आपने पासपोर्ट ऑफिस चले जाना है। वहाँ पे अराउंड आई थिंक सो, जब मैंने अप्लाई किया था मैं तो अंडर 18 भी था। ठीक है, तो मेरे साथ घर में से गए थे। तो आपने क्या करना है कि जस्ट 5 स्टेप्स होते हैं, बड़ा इस्लामाबाद में तो बड़ा ईजी था, मैं एक एक स्टेप पे गया,
और उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया, मैंने वो फिल किया। उसके बाद जो है मैंने अपनी पिक्चर खिंचवाई वहाँ पर, और उसके बाद जो है आई थिंक सो कि 3 to 4 या 5 स्टेप्स थे। थोड़ा वेट करना पड़ता है नंबर आने में, और आपसे वो कुछ सवालात भी शायद पूछ लें, तो वो मतलब कराने के बाद एनी हाउ उसकी फ़ीस होती है कुछ, वो आपने पे करनी होती है। तो अगर आप अर्जेंट चाहते हैं तो अर्जेंट भी बन जाता है, और अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैं वेट कर सकता हूँ, मुझे तो भी थोड़ा बाद में जाएंगे, इतना जल्दी नहीं, ठीक है, तो फिर पैसे बचाने हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर ज़्यादा फ़ीस भरने की। नॉर्मल फ़ीस भरें और आपका पासपोर्ट आपके पास 45 या 30 डेज़ के अंदर अंदर पहुँच जाएगा, ठीक है। पासपोर्ट आ गया। अब नेक्स्ट थिंग है वीज़ा, ठीक है। मैं प्रोसेस आपको समझा देता हूँ, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि यार क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उनको कैसे पूरा करना है, ठीक है। जितनी मुझे याद है वो मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, लेकिन अपडेटेड वर्जन के लिए हम जाएंगे anatoliatravelservices.com, ठीक है। वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस ये है कि आप anatoliaservices.com की वेबसाइट पे जाएंगे, और वहाँ पे ये बेसिकली स्पेसिफिकली पाकिस्तान में टर्की के लिए डिज़ाइंड है, ठीक है। उनके वेबसाइट पे जाएंगे और उनका एक रिक्वायरमेंट्स का पेज है, ठीक है। आप खोलेंगे तो आप जिस भी लेवल पे वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आप वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आप विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उन सब की कंप्लीट डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मैं दिखाता भी हूँ अभी आप लोगों को, लेकिन ये है कि मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या है, प्रोसेस क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको वहाँ से एक रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट मिल गई, ठीक है। आपने एक चेक लिस्ट बना लेनी है अपने पास, ठीक है, कि यार ठीक है पासपोर्ट मांगा हुआ है, टिक है मेरे पास, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस मांगी हुई है, टिक है मेरे पास। उसके बाद इन्होंने 4 बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ्स मांगी हुई हैं, टिक है मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह करते करते स्टेप बाय स्टेप आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल बना ली, ठीक है। फ़ाइल बन गई। अब उसके बाद क्या करना है, आपने वो फाइल उठानी है और पहुंच जाना है अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस। अब ये ऑफिस स्पेसिफिक सिटीज़ में है, ठीक है। ये मेजर सिटीज़ में जो है, मतलब ये मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में इनका ऑफिस है, F7 में है आई थिंक सो, या F8 में है, ठीक है। और लाहौर में भी इनका ऑफिस है, कराची में भी इनका ऑफिस है, इनका ऑफिस हैदराबाद में भी है आई थिंक सो। लेकिन ये मेजर सिटीज़ में, पेशावर में भी है मेरे ख्याल है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि इनका ऑफिस कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अगर आपके शहर में नहीं है तो थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी, घर से थोड़ा निकलना पड़ेगा, ठीक है, अम्मी अब्बू को बता के तो जाना पड़ेगा, ठीक है। एनी आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, ठीक है, और आप अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज के ऑफिस पहुंच गए। पहले ये होता था कि आपके पास 2 चॉइसेस होती थी, अब ये है कि आपके पास एक ही चॉइस है। 2 चॉइसेस कैसे होती थी कि या तो आप जेरिस.com या जेरिस ऑफिस चले जाते थे, ठीक है, और या फिर आप अनातोलिया चले जाते थे अपना टर्की का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। बट अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ अनातोलिया ही टर्की का वीज़ा दे सकता है। अगर आपको कोई और सर्विस कहती है तो अप टिल नाउ कोई ऐसी सर्विस नहीं है जो आपको टर्की का वीज़ा दे सके, ठीक है। सही है, आपने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी, आपने डॉक्यूमेंट्स गैदर किए और आपने वो फाइल उठाई, पहुंच गए आप अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज के ऑफिस में। अब उससे दोस्त पूछते हैं कि यार ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे बनेगी, ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे तो उस कैसे का जवाब ये है कि आपने अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज के ऑफिस में आप चले गए, एक फॉर्म होता है, ठीक है, वो फॉर्म हमें फिल करना होता है टर्की के लिए, ठीक है। वो फॉर्म भी आपका वहीं अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज के ऑफिस में फिल हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने अपनी चीज़ों की प्रिंट नहीं निकाली हुई, मतलब वो अक्सर एक डॉक्यूमेंट है उनके प्रिंट्स मांग लेते होते हैं, ठीक है, तो वो सर्विस भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। खैर है अगर आप अपने साथ नहीं लेके भी जाते तो, लेकिन बेहतर यही है कि मुश्किल से बचने के लिए आप अपने साथ ले जाएँ, और प्रिंटर ख़राब हो तो क्या वापस, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वहीं पे ही बंदा बैठा होगा, आप उसको कहेंगे भाईजान ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है, तो वो थोड़ा बोलेगा कि हाँ, तो फिर आप उसको बताएंगे सर ट्रैवल इंश्योरेंस, तो वो भी आपको कहेगा कंट्री, आप उसको कंट्री बताएंगे, ठीक है। फिर वो आपको कहेगा नाम, वालिद साहब का नाम और तमाम जो आपकी बेसिक इन्फो है वो आपसे बताएंगे। आपका ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर्म मशीन से यूँ करके निकल रहा है, ठीक है, आप उठा लेंगे ये आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट ये प्रोसेस है बेसिकली, ठीक है। आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप ले गए, तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए, अनातोलिया को बोला ये लो जी मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लो,
वह आपको बोलेंगे नहीं भाई पहले फ़ीस भरो, ठीक है। तो फ़ीस जो उनकी है वो है अराउंड 16,000 जहाँ तक मुझे याद है वीज़ा अप्लाई करने की, ठीक है। अब इस पे लगा लें ऊपर से 2,000 ट्रैवल इंश्योरेंस के, ठीक है। तो वो भी आप मिला लें तो अराउंड जो मेरा अंदाज़ा है 18,000 से 20,000 या 22,000 भी इवन कभी कभार आपके लग जाते होते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपसे कोई मांग भी रहा है वीज़ा अप्लाई करने के लिए तो समझ जाएँ कि भाईजान खैर है, अपनी फ़ीस कम रख रहे हैं और सही प्राइस मांग रहे हैं मुझसे, ठीक है। लेकिन प्रोसेस काफ़ी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप खुद ही अप्लाई करें, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स उठाएँ, डॉक्यूमेंट जो चेक लिस्ट बनी है वो सारी कंप्लीट करें, डॉक्यूमेंट्स उठाएँ, अनातोलिया के ऑफिस में जाएँ, जमा करें, ठीक है। और अराउंड जो है विदिन 10 to 15 डेज़ आपका रिस्पांस आ जाएगा, ठीक है। मेरे साथ तो स्पेशल केस था, ठीक है। मैंने जब अप्लाई किया था, मैंने किया भी जेरिस के ऑफिस में था, और हुआ ये था कि 4 दिसंबर 2020 को मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था। जवाब आया था दफ्तर से 24 दिसंबर 2020 को। टिकट मैंने करवाई हुई थी 28 दिसंबर 2020 की। मैं बड़ा खुश था, भागता हुआ जो है ना मैं भाई को बोला कि चलो भाई दफ्तर जाना है, मेरा तो वीज़ा आ गया, ठीक है जी। पहुँचे हम पास उधर जेरिस के ऑफिस में पहुँच गए, ठीक है। वहाँ पे जैसे मैं पहुँचा तो वो बंदा उस टाइम उठ के खाने के लिए चला गया था। तो वो इंतज़ार था, मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, बार बार मैं बड़ी गुस्से से उनको देख रहा था कि जल्दी करो भाई, मेरा पासपोर्ट आया, मजाक तो नहीं है, वीज़े के लिए अप्लाई किया था। यहाँ वो बड़ी थोड़ा ऐसे 10-15 मिनट गुजारने के बाद वो बंदा आया और खिड़की के पीछे से बैठ के उसने मुझे कहा कि हाँ, मैंने बोला हाँ पासपोर्ट, पासपोर्ट दिया उन्होंने मुझे, ठीक है। पासपोर्ट दिया, मैंने खोला, एक पेज उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, चौथा उठाया, फिर थोड़ी मायूसी होने लग गई, फिर 5वां उठाया, 6वां उठाया, 8वां उठाया, पेज खत्म हो गया, वीज़ा नजर नहीं आया। तो एनी हाउ बड़ा उस टाइम दिल दुखा। साथ एक बंदा खड़ा था, मैंने कहा शायद मुझे नज़र ना आ रहा हो, पासपोर्ट उसको पकड़ाया, उसने देखा, उसको भी नज़र नहीं आया, ठीक है। वो कहता है भाई बस घबराना नहीं है। एनी हाउ मैंने वो पासपोर्ट लिया, बाहर आया, भाई ने पूछा हाँ, मैंने कहा बस कार गड़बड़ गया, ठीक है। एनी हाउ बस हम पहुंच गए घर, ठीक है। घर में भी बोला सबने कि यार घबराना नहीं है, जो होता है अच्छी की होता है। मज़े की बात ये थी कि मेरा कुछ भी नहीं था पासपोर्ट में, सब खाली था। लास्ट पेज पे उन्होंने लिखा हुआ था कि योर केस इज़ विद टर्किश एम्बेसी, और एक पेज मिला हुआ था मुझे, छोटा सा पेज था, ठीक है। और उस पर लिखा हुआ था कि आपका केस जो है टर्किश एम्बेसी के पास अंडर प्रोसेस है और आपको अराउंड 180 डेज़ में रिस्पांस दिया जाएगा, ठीक है। नो सॉरी 180 डेज़ नहीं था, 90 डेज़ था, 3 मंथ्स, ठीक है। अगर आपको 3 मंथ्स में रिस्पांस आ जाता है तो समझिए कि आपको वीज़ा हमने देना है, और अगर आपको हमारी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता तो आप समझें कि हमने आपको वीज़ा नहीं देना, ठीक है। ये पेज पे लिखा हुआ था। मैं तो नया था, फ्रेश पासपोर्ट था मेरा, मैंने पहले कोई भी कहीं भी कभी ट्रैवल नहीं था मेरा, ठीक है। और ना ही मेरे घर में से किसी ने पहले इस तरह का इंटरनेशनल ट्रिप मारा है जैसे मैं पहली मरतबा मार रहा हूँ, ठीक है। तो कभी कुछ पता नहीं था। कुछ एजेंट्स थे, 1-2 इनके साथ मैं रास्ते में था, उनको मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यार मुझे तो ये स्लिप मिली है। तो वो कहते हैं कि भाईजान आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो हम ठंडे होकर बैठ गए, फिर तो क्या हो सकता है। लेकिन हमारा एक दोस्त है जहांगीर जानी, उसने मुझे फ़ोन किया कि जानी, मैंने कहा हाँ जानी, कहते हैं वाकई जाने, ठीक है चलते हैं, कहता है मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा आजा। तो वो मेरे घर पहुँचा, हम गाड़ी में बैठे, वाकई गए, वाकई से वापसी पे वो मुझे बंदा कहता है कि यार तेरा वो टर्की का वीज़ा क्या बना। मैंने कहा यार वो तो रिजेक्ट हो गया है। कहता है यार मेरे कज़न ने भी अप्लाई किया था, उसका भी रिजेक्ट हुआ, लेकिन उसका फिर दोबारा कॉल आई थी उसको। मैंने कहा क्या कह रहा है। कहता है हाँ उसको कॉल आई थी, तो उसको दोबारा बुलाया, उससे दोबारा पासपोर्ट लिया और उसको वीज़ा दे दिया था। अब यहाँ मेरा माथा ठनका, मैंने कहा भाई उम्मीद पे दुनिया का है। फिर मैंने दुआएं की, फिर मैंने नमाज़ें पढ़ी, फिर मैंने बड़ी जो है ना, अम्मी को भी रोज़ कहता था कि दुआ करें। अम्मी मुझे यही कहती थी कि जो बेहतर होगा वही होगा, ठीक है। एनी हाउ तकरीबन मैं उसके बाद कोयटा चला गया। कोयटा में ही था मैं जबकि मुझे ईमेल आई कि आपका सर केस फाइनलाइज हो गया, आप हमें पासपोर्ट भेज दें। फिर वो पासपोर्ट मैंने कैसे भेजा तो वो एक अलग वो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वीज़ा मिल गया था, जिससे मुझे बड़ी अपनी मेहनत पे खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वीज़ा खुद अप्लाई किया था। और मुझे जो है ना वीज़ा में अपनी मेहनत पे जो मैंने कुछ किया था
मेरा हालांकि फ्रेश पासपोर्ट था, कोई प्रायर वो नहीं था, ना ही इतना कोई मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं हूँ, ठीक है, नॉर्मल सी फैमिली है मेरी, ठीक है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वीज़ा मिल गया जिसमें मुझे बड़ी खुशी हुई, ठीक है। तो ये थी मेरी स्टोरी और ये थी वीज़ा का प्रोसेस। वीज़ा का प्रोसेस अभी प्रॉपरली मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, मैं जस्ट आपको एक प्रोसेस बताया है कि किस तरह वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको लेके जाऊंगा अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको वो तमाम रिक्वायरमेंट्स भी दिखाता हूँ और मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो चलते हैं।